Assalamualaikum, beta. In this video lecture, I will deliver the lecture on psoriasis. Okay. Before I start delivering the lecture, you better let me tell you that this topic psoriasis, I will cover both the medicine part and the pathology part as well. Okay. So if you do listen to this lecture, then you are done with the psoriasis from pathology as well as your medicine. Okay, because I have covered and made notes from Robin Species. Okay, the pathology part and medicine as well. So yeah, let's start with this topic, psoriasis. Beta, this is a chronic inflammatory condition of the skin. Okay, it is categorized under chronic inflammatory dermatosis. It is the inflammation of skin chronically. Okay, what happens when somebody is suffering from psoriasis, chronic inflammatory skin disorder? There is hyperproliferation of the skin. So this is chronic inflammatory hyperproliferative skin disease, characterized by most commonly characterized by this lesion on the skin, erythematous scaly plaques appear on the skin. So बेटा ये एक स्किन की इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जो कि क्रॉनिक होती है और इसमें क्या होता है, हाइपर प्रोलिफरेशन होती है स्किन की। बेटा जो स्किन सेल्स होते हैं उनकी हाइपर प्रोलिफरेशन होती है और मोस्ट कॉमनली जो स्किन पे लेयन बनता है वो होता है एरिथमेटस स्केली प्लेक्स। रिमेंबर मोस्ट कॉमनली। कुछ टाइप्स ऐसी भी होती हैं सोरियासिस की, यू विल लेटर सी, लाइक पस्चुलर सोरियासिस, उसमें पस्चुल्स बनते हैं प्लेक्स बनने के बजाय। एक होती है गटेट सोरियासिस, उसमें क्या होता है, प्लेक्स नहीं बनते, उसमें पैचेस बनते हैं। बट जो सोरियासिस की मेन और मोस्ट कॉमन टाइप है ना बेटा, दैट इज प्लेक सोरियासिस, उसमें प्लेक्स बनते हैं, इसलिए हम डेफिनेशन में हम कहते हैं कि मोस्ट कॉमनली सोरियासिस में प्लेक्स बनते हैं। ठीक है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि सोरियासिस में सिर्फ प्लेक्स ही देखने को मिलेंगे। Some types of psoriasis may show pustules and some may show patches as well. Okay, but yeah, let me tell you, beta, where do these plaques appear? They mostly appear on the extensor surfaces, like the extensor surface of forearm, yeah, and the lower legs, and the lower limb actually. They can appear on the scalp as well, on the nails as well, right? Yeah. So बेटा, so far what did we learn? सोरियासिस एक स्किन की इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जिसमें हाइपर प्रोलिफरेशन होती है स्किन सेल्स की। ओके, और बेटा इसके अलावा मोस्ट कॉमनली जो सोरियासिस के अंदर लेयन बनता है ना, दैट इज स्केली प्लेक, दैट इज स्केली प्लेक। लेकिन ये बात जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्केली प्लेक्स ही बने, दूसरे लेयन भी बन सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द सोरियासिस, राइट? Yeah, now let's see the incidence of the psoriasis that occur, okay, equally in both the sexes, male and female, and it is uncommon under the age of 5 years. ठीक है बेटा? अच्छा, तो फिर अगर 5 साल से कम उम्र के बच्चों में नहीं होता तो फिर ये कब होता है सोरियासिस? लेट मी टेल यू हियर। इसका बेटा बाय मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक सोरियासिस होती है जिसको हम कहते हैं अर्ली ऑनसेट सोरियासिस, एक होती है लेट ऑनसेट सोरियासिस। बेटा अगर सोरियासिस टीनेजर्स में हो या अर्ली एडल्ट्स में हो और उन इंडिविजुअल्स को फैमिली हिस्ट्री भी हो, वो अपनी बॉडी में एचएलए जीन भी कैरी करते हों और उनको बहुत सीवियर जो है सोरियासिस हो, तो बेटा इट इज कैटेगराइज्ड एज अर्ली ऑनसेट सोरियासिस। अर्ली ऑनसेट सोरियासिस क्या होती है बेटा? वो सोरियासिस जो बहुत सीवियर हो, फैमिली हिस्ट्री भी हो उसकी, और इंडिविजुअल्स एचएलए जीन भी कैरी करते हो, और वो किस एज में होती हो? टीन एज में और अर्ली एडल्टहुड में। तो बेटा उसको हम क्या कहेंगे? अर्ली ऑनसेट सोरियासिस। ठीक है, और मोनोजाइगोटिक ट्विंस में इसका रेशियो जो है, इसका जो परसेंटेज चांस है वो ज्यादा है बेटा, और डायजाइगोटिक ट्विंस के अंदर ये कम देखने को मिलती है, थोड़ी, अप टू 15 to 20%, राइट? अच्छा, अगर ये सोरियासिस बेटा टीनेज और अर्ली एडल्ट्स में ना हो, बल्कि 50 to 60 ईयर्स की एज ग्रुप में हो, और कोई फैमिली हिस्ट्री ना हो, और डिजीज का जो कोर्स है वो ज्यादा सीवियर ना हो, लेस सीवियर हो,
So it is categorized as late onset psoriasis. Okay, now you know the difference between two, early onset and late onset psoriasis, right? Beta, after this little bit introduction of psoriasis, now let me tell you the pathogenesis of psoriasis very quickly. Okay, so yeah, the pathogenesis of psoriasis, as I told you, that I will cover the patho part as well. Yeah, beta. Now the question is, why do people develop psoriasis? Okay, this is what pathogenesis tells you now. So there are actually better two factors, genetic factors and environmental factors that contribute to development of psoriasis. That contribute to development of psoriasis. Genetic factors include, yeah, carrying a particular gene on chromosome number 6, carrying a particular gene on chromosome number 6, that is HLA-C gene, or very specifically you say HLA-CW0602 gene. If you even just remember HLA-CW, that's going to be enough, but okay, you may keep it in your mind. HLA-CW0602 is the gene on chromosome number 6. Okay, if you carry this gene, beta, you are at risk of developing psoriasis. What happens with this gene, beta? Let me tell you, and then I will come to the environmental factors wala part. But here you see that, okay, people may be homozygous or they may be heterozygous. Homozygous, obviously you understand that जब ये जीन दोनों अलील्स पे मौजूद हो, ठीक है, और हेटेरोजाइगस तब बेटा जब ये जो जीन है वो सिंगल अलील पे मौजूद हो, ठीक है। अच्छा, जाहिर है बेटा जब होमोजाइगोसिटी होगी, दोनों अलील पे आपको जीन मिलेगा HLA-CW, तो उस केस में रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा होगा, इट इज 2.5 फोल्ड हायर रिस्क। लेकिन इफ यू आर हेटेरोजाइगस फॉर दिस जीन, देन ओनली 10% पीपल डेवलप सोरियासिस, ठीक है बेटा। अगर 100 लोगों को पॉपुलेशन के अंदर 100 लोग ये जीन कैरी करते हैं हेटेरोजाइगस फैशन में, तो 100 में से 10 लोगों को सोरियासिस होगी, बाकी 90% लोगों को सोरियासिस नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर होमोजाइगोसिटी है बेटा, तो रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा होता है, 2.5 फोल्ड हाई रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग psoriasis, right? Okay, then what? Let me tell you. Okay, if you are carrier of this gene, either heterozygous or homozygous, beta the CD4 positive T cells, like helper T1 cells, helper T17 cells, these cells, and yeah, just a second. Okay, helper T1 cells and helper T17 cells, and some other category of cells that are CD8 positive cytotoxic effector T cells. They enter into your skin, beta. They enter into your skin, and after entering into your skin, you know, beta, what are they going to do? They stimulate the release of some cytokines and growth factors. Cytokines like, let me show you. Okay, so cytokines like interleukin 12, interleukin 17, interleukin 23, tumor necrotic factor, interferon gamma, and some adhesion molecules like ICAM1. And the growth factors like vascular endothelial growth factor, it actually increases the vascularity in the blood vessel. I will later show you in the morphology part that that the blood vessels become very much dilated and tortuous. So you will later see the growth of the blood vessels actually, and that growth of the blood vessels is due to this growth factor. Yeah. So beta, these cytokines and growth factors together, you know what do they do? They actually, let me show you, they cause keratinocyte proliferation. What do they do, beta? They do, just a second. Yeah, keratinocyte proliferation. Okay, keratinocytes are actually your skin cells, beta. So they will keep on proliferating very much. Obviously, when keratinocytes, which are actually your epidermal skin cells, when these cells proliferate, they okay. When keratinocytes will proliferate, they will produce lots of keratin. Yeah, they will produce lots of keratin, and that is called hyperkeratosis.
and along with hyperkeratosis, another condition called parakeratosis occurs. Okay, now you understand that okay, due to the release of cytokines and growth factors, your keratinocytes are proliferating very much, and because they are proliferating very much, they will be producing lots of keratin. And due to this increased production of keratin, we call it hyperkeratosis. And then what does this another term parakeratosis mean? Let me tell you. Parakeratosis is something different. Beta, parakeratosis is formation of immature एपिडर्मल सेल्स. अब इस पेराकेराटोसिस की कहानी को समझाने के लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज मुझे डिलीवर करने दें. ये देखें बेटा, ये एपिडर्मिस की 4 लेयर्स हैं, ठीक है. सबसे नीचे वाली जो होती है वो बेजल सेल लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है, ठीक है. यही होता है बेटा, ये बेसिक साइंस है. बेजल लेयर होती है, सबसे ऊपर स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है. बेटा जो स्ट्रेटम कॉर्नियम में जो सेल्स होते हैं ना, वो यहाँ से शेड होते रहते हैं बाहर, ठीक है. और न्यू सेल्स जो हैं वो यहाँ बेजल लेयर से बन के ऊपर स्ट्रेटम कॉर्नियम में जाते हैं. और फिर जब यहाँ पे वो सेल उनकी लाइफ पूरी हो जाती है, वो तो फिर वो शेड हो जाते हैं, ठीक है. और नए सेल्स नीचे से ऊपर आते रहते हैं, और जो ऊपर सेल्स पुराने हो जाते हैं वो शेड होते रहते हैं. बेटा अगर कुछ यूं हो जाए कि हाइपर प्रोलिफरेटिव स्टेज में चली जाए आपकी स्किन, जैसे कि सोरियासिस में होता है, तो फिर क्या होगा बेटा? बेजल सेल लेयर की जो नए सेल बनाने की डिमांड है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि बेटा द स्किन इज इन हाइपर प्रोलिफरेटिव स्टेज ड्यू टू सोरियासिस. So what will happen? The basal cell layer will start producing lots of cells, very much, in yeah, lots of cells coming from basal layer to the upper layer. Okay, this looks pretty much good. Then what's the problem here? Let me tell you, beta. Normally, what happens that basal cell layer produces new cells, which and the newly formed cells go to the top, and they do have some life there, and they are then shedded. Okay, but remember, the cells which are produced normally from the basal cell layer, when they go to the top of the skin stratum corneum, they lose their nuclei. They lose their nuclei. You see, normally basal cell layer produces new cells which leave the basal layer and go to the top, that is stratum corneum, and they, say it again, say it loudly with me, they lose their nuclei. But let's suppose your basal layer is now under stress. It has to produce lots of new cells under continuous stimulation. So because of this stress, because of this continuous proliferation, because of this continuous new formation of cells, something fishy has to happen. What is this? That the new cells which will be produced from basal cell layer, they will be immature. They will retain the nucleus. Okay, unlike normal cells which lose their nuclei. तो बेटा क्या होगा? अगर आपकी ये स्ट्रेटम कॉर्नियम है, ये बेजल लेयर है, बेजल लेयर से सेल बने ऊपर आए, नॉर्मली क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो अपना न्यूक्लियस लॉस कर देते हैं और अंदर सेल के न्यूक्लियस नहीं होता. लेकिन जब सोरियासिस होगी इंडिविजुअल को, तो जाहिर है बेटा हाइपर प्रोलिफरेटिव स्टेज आएगी, और उसमें क्या होगा, बेजल लेयर पे जो स्ट्रेस है वो बहुत बढ़ जाएगा, और बहुत सारे सेल्स बनाने के चक्कर में जो ऊपर सेल्स बनेंगे, वो जो ऊपर सेल्स आएंगे वो न्यूक्लिएटेड होंगे, ठीक है. सो दिस रिटेनिंग ऑफ द न्यूक्लियाई इनसाइड द सेल्स, दिस इज पेराकेराटोसिस. ओके, न्यूली फॉर्म्ड केराटिनोसाइट्स that reach stratum corneum, they are premature and they retain nucleus. Okay, they are premature and they retain nucleus. This is called parakeratosis, when the newly formed cells are premature and they retain nucleus. Normally जो नए सेल बनने और पुराने सेल शेड होने का टाइम होता है बेटा, वो 28 दिन का होता है, 28 days as per your textbook डेविडसन. लेकिन सोरियासिस में क्या होता है, ये 28 दिन से दुरानियां कम होकर 5 दिन पे आ जाता है. इतनी ज्यादा प्रोलिफरेशन होती है, नए सेल बनते हैं, पुराने टूटते हैं, नए सेल बनते हैं, पुराने टूटते हैं. इट अकर्स जस्ट इन द गैप ऑफ 5 days. ओके,
unlike 28 days which occur in normal individual. So I hope beta you now understand hyperkeratosis, that is increased keratin production due to increased proliferation of keratinocytes, and parakeratosis as well, that is नए सेल का बनना, और वो नए सेल बेटा जो कि प्रीमेच्योर हो और वो न्यूक्लियाई को रिटेन करते हो. ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड बेटा दिस जेनेटिक्स वाला पोर्शन. या दो मेन रिस्क फैक्टर है ना सोरियासिस डेवलप करने के लिए, genetic factor or environmental factor. I hope you understand the genetic wala part beta. Some environmental factors also contribute to the development of psoriasis. Let me tell you what are those factors. Like at number one, trauma. Acha, like scratches. You use this hand and you scratch your skin, or if not scratching, then some surgical wounds or zyada sunlight exposure may also induce trauma to skin. Na? Zyada sunlight exposure can cause sunburn. That's a type of trauma to skin, my son. Yeah, so अच्छा, एक सवाल आपके जहन में जरूर आता होगा, बल्कि अभी आ रहा होगा और आना चाहिए. अगर नहीं आया अभी तक तो आप क्या कर रहे हैं बेटा? एक सवाल जो कि आपके जहन में आना चाहिए वो ये है कि इफ यू नाउ सिटिंग इन योर रूम and you use this hand and you scratch your opposite hand, I do not think you will develop psoriasis. Yeah, you use one of your hands and scratch opposite hand, you will not develop psoriasis. Then what the heck does this mean? Scratching and producing some trauma to opposite hand, you are going to develop psoriasis, but it's not happening with you. Why? Let me tell you, beta. Let me tell you, it is due to genetic susceptibility. Only those people who carry this nice little gene, they are going to develop psoriasis when they are having trauma to their skin due to little scratch, सर्जिकल वाउंड और सनलाइट एक्सपोजर. ठीक है, क्यों? क्योंकि बेटा जिनमें ये जीन प्रेजेंट है, जो जेनेटिकली ससेप्टेबल इंडिविजुअल हैं, उनके स्किन में ऑलरेडी जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं और जो CD4 पॉजिटिव टी सेल्स हैं और जो साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं वो पहले से मौजूद हैं. आप मजीद स्किन को स्क्रैच करोगे तो उससे क्या होगा बेटा? उससे क्या होगा? Further, inflammatory cells will enter into your skin and they will produce an exaggerated response. Okay, so this trauma-induced psoriasis is called, this phenomena is called Koebner isomorphic phenomena, या फिर इसको Koebnerization भी कहते हैं. ठीक है बच्चा? So yeah, one of the very important environmental factors, trauma, that can lead to psoriasis on your skin, and trauma induced psoriasis is called Koebner isomorphic phenomena. Okay, you know what beta, if you are genetically susceptible and you develop beta hemolytic streptococcal throat infection, and if you do not treat it within certain limit of time, you are going to develop a special type of psoriasis called gutted psoriasis, which I'll talk about later. So be careful beta. If you are genetically susceptible, homozygous or heterozygous, you develop infection in your throat with this nasty bacteria, beta hemolytic streptococci, and you do not treat it by the time, then you can develop gutted psoriasis. Some drugs can also induce psoriasis in genetically susceptible individuals, like anti-malarial drugs. I had anti-malarial drugs a couple of months back, but I did not develop psoriasis. Why? Because I was not carrying this HLA-CW0602 gene. So people who are susceptible, they do develop the disease. Okay. Drugs other than anti-malarials like beta blockers, NSAIDs, lithium, TNF alpha inhibitors, glucocorticoids का sudden withdrawal. Yeah, these all are the drugs that can cause psoriasis. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नहीं कराती बेटा psoriasis. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का सडन विड्रॉल जो है उससे एक्यूट फ्लेयर्स आते हैं. ठीक है, और कुछ और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, एंजाइटी एंड स्ट्रेस,
can also lead to development of psoriasis. Okay, so beta, this is the pathogenesis of psoriasis. Hope you understand. Now, after the pathogenesis part, I will deliver the morphology of psoriasis. Okay, yeah. What do you think should be in the morphology part? Okay, I could just skip the page and could go directly to the morphology part and just, start, telling you this, and everything. But I want you, okay, this video can get a little longer, but you just think about it. You just hang on for a while. You just think about it. What can be there in morphology? What did we learn so far, beta? हमने ये देखा कि सोरियासिस में क्या हो रहा था, हाइपर प्रोलिफरेशन हो रही थी स्किन की। तो बेटा जब हम नेक्स्ट पेज पे मॉर्फोलॉजी में जाएंगे तो आपको उसमें मैं आपको क्या दिखाऊंगा कि ये देखें एपिडर्मल सेल्स जो हैं किस तरीके से इतना ज्यादा प्रोलिफरेट कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा क्या दिखाऊंगा बेटा मैं आपको, ये देखें, यहाँ पे मैंने बताया बेटा कि वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर बनते हैं जिसकी वजह से वस्कुलैरिटी ज्यादा होती है। तो आई विल शो यू बढ़ती हुई बहुत ज्यादा वस्कुलैरिटी। हम्म, ठीक है। और इसके अलावा लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेट हो रहा है स्किन के अंदर, तो आई विल शो यू लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेट एज वेल इन द मॉर्फोलॉजी पार्ट। या अच्छा, इसके अलावा आई विल शो यू बहुत ज्यादा केराटिन की फॉर्मेशन, हाइपर केराटोसिस। ठीक है। तो अभी तक हमने बेटा क्या क्या चीजें सीखी, तो उन्हीं को हम एक्चुअली मॉर्फोलॉजी में देखेंगे। दैट मैं अगेन इसको रिकैप करता हूं क्विकली। हमने सबसे पहले बात की कि हाइपर प्रोलिफरेशन होगी। आई विल शो यू हाइपर प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स इन द मॉर्फोलॉजी। ओके, व्हाट एल्स आई हैव टू शो यू हाइपर प्रोलिफरेशन के अलावा? या हाइपर केराटोसिस, ज्यादा केराटिन डिपॉजिट होगा। ओके, व्हाट एल्स क्विकली बेटा? आई डोंट वांट यू टू repeatedly watching this video. You just recap it with me. Okay, so hyperproliferation of keratinocytes, number 2. Yeah, hyperproliferation of epidermal cells, keratinocytes, and at number 2 hyperkeratosis. At number 3 lymphocyte infiltration. At number 4 increased vascularity. Yeah, so let's have a look at this picture now. Yeah, okay, yeah, can you see this picture beta? Okay, in this picture, let me tell you quickly that, yeah, this is your normal skin beta. This is your normal skin. Okay, let's quickly mark everything. This nice little thing is your dermis. Okay, और dermis के नीचे होगा subcutaneous tissue, right? And this part is epidermis. Okay, और इसके ऊपर थोड़ी सी केराटिन की लेयर, इसके ऊपर थोड़ी सी केराटिन की लेयर। ये जाहिर है बेटा केराटिन की लेयर तो होगी ना, क्योंकि एपिडर्मिस में केराटिनोसाइट्स होते हैं। इसकी 4 लेयर्स होती है ना बेटा, और चारों सेल्स में केरा चारों लेयर्स में क्या होता है बेटा, केराटिनोसाइट्स होते हैं ना, केराटिनोसाइट्स होते हैं। ठीक है, और वो क्या करेंगे बेटा, केराटिन प्रोडक्शन करेंगे। एंड या this is the keratin, okay, at the top layer. And in dermis, can you see beta one thing, that in dermis there are blood vessels with the red color. This is the main blood vessel. This is the main blood vessel. Okay, and from this main blood vessel some capillary loops are coming out. These are the capillary loops which are supplying this dermis part and epidermis part. Okay, these are capillary loops, right? And can you guess beta, this down folding of epidermis, what is this called? This down folding of epidermis into the dermis, it is called reti rages. And yeah,
This invagination of the dermis into the epidermis, what is this called, beta? These are dermal papilla. This is basic anatomy. You people should have idea about this. Again, this blue is epidermis. This part is dermis. Below dermis is going to be subcutaneous tissue. Okay. And above epidermis is this nice little layer of keratin. Nice little layer of keratin. And this keratin is produced by keratinocytes in the skin. Right. And in dermis, you can see these are the main vessels which are giving out capillary loops. Yeah. And this downfolding of the epidermis into dermis, this is called, what is this called, beta? Retiridges. And this upfold is called upfold of the dermis into epidermis. This is called dermal papilla. Now, beta, you have idea about the normal histology, the little anatomy of your skin. अब हमने क्या देखना है बेटा कि सोरियासिस में क्या चेंजेस आते हैं. क्या चेंजेस आते हैं बेटा, विच आई टोल्ड यू. व्हाट डू आई हैव टू शो यू इन दिस नाउ. क्या चेंजेस आने चाहिए, से इट विथ मी. सोरियासिस में हाइपर प्रोलिफरेशन होती है. मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो एपिडर्मिस के सेल्स है ना बेटा, केराटिनोसाइट्स, वो हाइपर प्रोलिफरेट करेंगे, इतने हाइपर प्रोलिफरेट करेंगे कि ये जो रेटी रिजेस हैं ये बहुत नीचे आ जाएंगी, बहुत नीचे आ जाएंगी, इतने सेल्स प्रोलिफरेट करेंगे. ठीक है. अच्छा, और हाइपर प्रोलिफरेशन के अलावा मुझे और क्या दिखाना चाहिए आपको, हाइपर केराटोसिस दिखानी चाहिए. ये जो केराटिन की लेयर है ये बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी क्योंकि केराटिन प्रोडक्शन ज्यादा होगी. और मैं आपको क्या दिखाऊंगा, पेरा केराटोसिस भी दिखाऊंगा कि इन केराटिन के अंदर जो लेयर है उसके अंदर जो सेल्स होंगे बेटा, उनके अंदर न्यूक्लियर रिटेन होगा. ठीक है. और क्या दिखाऊंगा बेटा, मैं आपको लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेट दिखाऊंगा डर्मिस के अंदर. और क्या दिखाऊंगा, ये जो कैपिलरी लूप्स हैं बहुत डायलेट हो जाएंगे, बहुत टार्शुअस हो जाएंगे. ठीक है. अच्छा, और बेटा हाँ, ये चीजें मैं दिखाता हूं और फिर आप समझेंगे कि सर ये तो आपने दिखा दी हमें नॉर्मल स्किन, अब हमें दिखाएं कि सोरियासिस में क्या होता है. सोरियासिस में बेटा ये होता है. दिस इज योर डर्मिस, दिस इज योर डर्मिस, एंड दिस ब्लू पार्ट इज एपिडर्मिस. या कैन यू नाउ सी बेटा, दिस इज हाइपरकेराटोसिस. दिस इज हाइपरकेराटोसिस. ग्रीन वाला पोर्शन आप कंपेयर करें उसके साथ तो देखें उसमें केराटिन प्रोडक्शन इतनी ज्यादा नहीं थी, इसमें केराटिन प्रोडक्शन बढ़ गई. और जाहिर है बेटा केराटिन प्रोडक्शन बढ़नी थी, क्यों बढ़नी थी, ये इतनी ज्यादा सेल्स की प्रोलिफरेशन जो हुई है, ये केराटिनोसाइट्स इतने ज्यादा कहां से आए, इसमें तो इतने ज्यादा नहीं थे. ऊपर यू कैन सी, या can you see beta, can you see the difference? So there is actually hyperproliferation of the keratinocytes, due to which these ratty ridges have been very much descended, have been like, you know, they are just looking like test tubes in the kind of, yeah, test tubes in the rack. Okay, so number one thing which I just told you is beta hyperkeratosis. You can see lots of keratin production. Number two thing, I told you that beta there is hyperkeratosis. Can you, sorry, yeah, hyperkeratosis. This is hyperkeratosis. Number two, this is hyperproliferation of epidermal cells. Epidermal cells have been grown very much. They have proliferated, and due to increased proliferation, they have descended down very much. Yeah, and these are actually the ratty ridges, na beta? These are रेटी रिजेस. क्या ये नॉर्मल रेटी रिजेस जैसी दिख रही है बेटा? इफ आई जूम इट आउट फॉर अ सेकंड, यू सी ये कितनी छोटी रेटी रिजेस हैं और ये कितनी बड़ी रेटी रिजेस हैं. क्यों? व्हाट्स द रीजन बेटा? द रीजन इज हाइपर प्रोलिफरेशन ऑफ केराटिनोसाइट्स, जिसकी वजह से सेल्स बहुत बने हैं और वो नीचे तक गए हैं. एंड दीज रेटी रिजेस आर लुकिंग मोर लाइक टेस्ट ट्यूब्स इन रैक. जैसे रैक में टेस्ट ट्यूब पड़ी होती है ना बेटा, तो बिल्कुल उसके जैसा दिख रहा है. और आप जरा डिफरेंशिएट करें कैपिलरी लूप्स को. कैपिलरी लूप्स बेटा नॉर्मल और सोरियाटिक स्किन के अंदर, ये नीचे वाली सोरियासिस है. कैन यू नाउ सी बेटा द डिफरेंस?
They are very much dilated and very much tortuous, but they are not. Okay. और dermis में मैं आपको क्या बना के दिखाऊं बेटा? Lymphocyte infiltrate. These are the CD4 positive T cells and CD8 positive cytotoxic T cells. Okay. Yeah. Okay. Let's recap it again. Video is getting longer. I don't worry. I have to deliver the quality anyways. If even one of 1,000 people watch this video, I still don't care. I have a great love and respect for that person. Okay, so yeah, this is the hyperkeratosis. Number one thing which I told you, ये केराटिन ज्यादा बनने की वजह से, ये ज्यादा केराटिन क्यों बना? इन केराटिनोसाइट्स की प्रोलिफरेशन की वजह से। यहाँ पे देखें आप, केराटिनोसाइट बहुत कम थे, यहाँ पे केराटिनोसाइट बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, और यहाँ पे जाहिर है बेटा केराटिनोसाइट कम थे तो केराटिन भी कम था। यहाँ पे केराटिनोसाइट ब्लू वाले ज्यादा हैं तो यहाँ पे केराटिन भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे वस्कुलरिटी कम है, यहाँ पे वस्कुलरिटी ज्यादा है। यहाँ पे डर्मिस के अंदर किसी किस्म के सेल्स नहीं है, डर्मल इन्फिल्ट्रेट्स नहीं है। यहाँ पे आपको ये CD4 पॉजिटिव टी सेल, CD8 पॉजिटिव टी सेल्स आपको दिख रहे हैं। सही, अच्छा। एंड कैन यू सी दीज नाइस लिटिल ब्लैक बॉयज which are not here? These are the nuclei which are retained inside the cell. This is parakeratosis. वहां पे आपको न्यूक्लिया नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं ना? तो मैंने क्या फरमाया था बेटा कि नॉर्मल स्किन सेल्स में न्यूक्लिया रिटेन नहीं रहता, वो लॉस हो जाता है। लेकिन सोरियासिस में क्या होता है, स्किन के अंदर जो सेल्स होंगे बेटा उनके अंदर न्यूक्लिया रिटेन होगा। राइट, अच्छा। अब आप एक और चीज बेटा जरा इसमें डिफरेंस समझने की कोशिश करें। वी आर ऑलमोस्ट डन विद द मॉर्फोलॉजी पार्ट। जस्ट वन मोर थिंग आई हैव टू शो यू, एंड जस्ट वन मोर थिंग, या जस्ट वन मोर थिंग। ओके, ओके, कैन यू सी बेटा हियर, दिस इज द डर्मल पेपिला, ओके, and this is the top layer of the skin. This is the skin, this keratin layer. And can you see beta this part of the epidermis? This is by the way called suprapapillary epidermal plate. This is epidermis na, and this epidermis is present just above the dermal papilla. So why I cannot call this blue part suprapapillary epidermal plate? ये छोटी सी प्लेट है ना, और ये एपिडर्मिस का पार्ट है और ये पेपिला के ऊपर भी है। तो व्हाई आई कैन नॉट कॉल दिस नाइस लिटिल पार्ट सुप्रा पेपिलरी एपिडर्मल प्लेट? क्या ये सुप्रा पेपिलरी एपिडर्मल प्लेट बेटा बहुत छोटी सी है? सोरियासिस के केस में भाई ये पतली सी है ना। तो जब बेटा सोरियासिस में स्किन के ऊपर जो प्लेक्स स्केलिंग होगी और उस स्केलिंग को आप वहां से निकालने की कोशिश करोगे तो क्या होगा बेटा, ये पार्ट एक्सपोज हो जाएगा और वहां से माइन्यूट ब्लीडिंग बाहर आएगी। ठीक है, मैं ये सेम बात दोबारा रिपीट करता हूं कि आप इस नॉर्मल स्किन को और इसको कंपेयर करें। इस नॉर्मल स्किन में भी डर्मल पेपिला हैं, लेकिन डर्मल पेपिला और टॉप ऑफ स्किन के बीच में जो प्लेट है एपिडर्मिस की वो खासी बड़ी है। लेकिन यहाँ पे देखें, ये जो बेटा डर्मल पेपिला है और जो स्किन सरफेस है उसके बीच में जो प्लेट है वो बहुत नैरो है। तो जब यहाँ पे लेयन बनेगा स्किन पे, उसमें जो स्केलिंग होगी व्हाइट कलर की, उसको जब आप उखाड़ने की कोशिश करेंगे तो नीचे से ये ब्लड वेसल एक्सपोज हो जाएगी और वहां से माइन्यूट ब्लीडिंग बाहर आएगी। इसको हम कहते हैं बेटा ऑस्पेट्स साइन का पॉजिटिव होना। ठीक है, अब यही बात मैंने आगे लिखी भी है और उसको मैं समझाता हूँ। ठीक है बेटा, आई होप यू आर क्लियर विथ एवरीथिंग इन द मॉर्फोलॉजी। One more thing I have to tell you beta, along with these lymphocytic infiltrates there are some kind of these are neutrophilic aggregates, and these neutrophilic aggregates in the epidermis they are called spongiform pustules, and these neutrophilic aggregates in the parakeratotic layer, there they are called Monroe microapsis. Okay, yeah,
Okay, so what was the last thing that I just added, beta? Neutrophilic aggregates along with these lymphocytic infiltrates. These neutrophilic aggregates in the epidermal layer called spongiform pustules, and these nice little babies, nice little group of neutrophils in the parakeratotic layer. They are called Monroe microabscesses. Okay, beta, this is all about the morphology of psoriasis, right? Now in the next part I will deliver, sorry, not in the next part, in the continuing part, in the next slide I will tell you the variants of types of psoriasis. Okay, but a very common and a very important type of psoriasis is plaque psoriasis. ये इतनी कॉमन है बाय द वे कि जब हम psoriasis की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें भी ये कहते हैं कि psoriasis का जो लेयन होता है ना, उसमें बेटा प्लेक्स बनते हैं। तो ये इतनी कॉमन है। हालांकि जो दूसरी टाइप्स हैं सोरियासिस की, किसी में पस्ट्यूल्स बनते हैं। मैं आपको एक टाइप बताऊंगा गटेड सोरियासिस, उसमें पैचेस बनते हैं। लेकिन व्हाई डोंट वी से इन द डेफिनेशन के सोरियासिस में पैचेस बनते हैं? क्यों बोलते हैं कि प्लेक्स बनते हैं? क्योंकि जिस टाइप में प्लेक्स बनते हैं सोरियासिस की, वो सबसे ज्यादा कॉमन है, वो सबसे ज्यादा होती है लोगों को। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्लेक सोरियासिस। इट इज बाय द वे द मोस्ट कॉमन टाइप। एंड व्हाट हैपेंस इन दिस बेटा, स्केली प्लेक्स बनते हैं एरिथमेटस बैकग्राउंड पे, स्केली प्लेक्स बनते हैं। और जब आप उन ऊपर से जो स्केल्स बनते हैं, प्लेक्स के ऊपर जो स्केल्स होते हैं व्हाइट कलर के, जब आप उनको स्क्रैप करने की कोशिश करोगे तो नीचे से माइन्यूट ब्लीडिंग पॉइंट्स आएंगी, जिनको हम ऑस्पिट साइन कहते हैं। क्या मुझे इसको दोबारा बताने की जरूरत है? If you have watched the video throughout carefully, I do not think I need to repeat it again. But okay, very quickly, आस्पेक्ट साइन उन ब्लीडिंग पॉइंट्स को कहते हैं जब आप स्केल ऊपर से रिमूव करते हो, और इसकी वजह क्या है? सुपरा पेपिलरी एपिडर्मल प्लेट का बहुत थिन होना। ओके, मोस्टली प्लेक सोरियासिस कहाँ होता है बेटा? एक्सटेंसर सरफेसेस पे। ठीक है, हमने डेफिनेशन में भी पहले यही कहा था। एल्बो हो गया, नीज हो गए, लोअर बैक पे। ठीक है, हम जरा क्विकली इसका लेयन देख लेते हैं प्लेक सोरियासिस का। ठीक है, यू जस्ट सी इन दिस पिक्चर, बेटा रेड बैकग्राउंड है, एरिथमेटस है थोड़ा, उसके ऊपर प्लेक्स है, और प्लेक्स के ऊपर देखें स्केलिंग कितनी जबरदस्त है। ये पूरा व्हाइट पार्ट इज स्केलिंग। ठीक है, और ये प्लेक है, प्लेक के ऊपर व्हाइट स्केलिंग हुई है और उसका बैकग्राउंड रेड है। ठीक है बेटा, ये कुछ साइट्स हैं जहाँ पे ये प्लेक सोरियासिस होती है। उसके अलावा कुछ और साइट्स जरा देखते हैं, एल्बो, नी और लोअर बैक के अलावा स्कैल्प। स्कैल्प 60% इन्वॉल्व होती है, बी केयरफुल बेटा। और स्कैल्प में भी मैं आपको बताता चलूं कि एरिथमेटस प्लेक्स बनते हैं, लेकिन वो उसमें स्केलिंग कम होती है। जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है कि वैसे तो जो टिपिकल प्लेक सोरियासिस होती है वो ऐसी प्लेक सोरियासिस होती है जिसमें प्लेक्स बने और प्लेक्स के ऊपर स्केलिंग होती है, जैसे हमने ऊपर बात करी कि एल्बो पे, नीज पे, लोअर बैक पे स्केलिंग प्लेक्स बनते हैं। लेकिन स्कैल्प के केस में बेटा प्लेक्स जरूर बनते हैं, उनपे स्केलिंग होती है लेकिन कम होती है। मैं क्विकली जरा ये आपको दिखा दूं, ये स्कैल्प सोरियासिस है, प्लेक टाइप, प्लेक स्कैल्प सोरियासिस, जहां पे आपको प्लेक्स दिख रहे हैं और स्केलिंग भी है, इसमें ऐसी बात नहीं है। लेकिन एज पर योर टेक्स्ट बुक बेटा, इन केस ऑफ स्कैल्प देर आर प्लेक्स बट दे आर लेस स्केली। ओके, और मोस्टली ऑक्सीपिटल इन्वॉल्वमेंट होती है। आप इस पिक्चर में भी देखें, ऑक्सीपिटल साइड जो है इन्वॉल्व है। ठीक है बेटा, स्कैल्प की। अच्छा, एक बहुत बेहतरीन बात बताने जा रहा हूं मैं आपको, एक बहुत बेहतरीन बात, वो ये कि स्कैल्प के अलावा ये सेम एरिथमेटस प्लेक्स सिबोरिक साइट्स पे भी बनते हैं। सिबोरिक साइट्स से मुराद वो साइट जहां पे एक और स्किन की कंडीशन होती है जिसका नाम है सिबोरिक डर्माटाइटिस। और वो सिबोरिक डर्माटाइटिस कहाँ होती है? आईब्रोज पे, नेजोलेबियल फोल्ड्स में, प्री एक्सटर्नल एरिया में। तो ये जो स्कैल्प सोरियासिस है वैसे तो स्कैल्प पे ही होती है, लेकिन उसके अलावा इन साइट्स पे भी अपीयर हो सकती है, जो कि एक्चुअली सिबोरिक साइट्स हैं। तो बेटा, isn't it going to be difficult to distinguish scalp psoriasis from seborrheic dermatitis? हम्म, देखें seborrheic dermatitis कहाँ होती है? आईब्रोज पे, नेजोलेबियल फोल्ड पे, प्री एक्सटर्नल एरिया पे। अच्छा, क्या सोरियासिस यहाँ पे नहीं हो सकती बेटा? स्कैल्प सोरियासिस वैसे तो मेनली स्कैल्प पे होती है, लेकिन वो आईब्रोज पे भी हो सकती है। अच्छा, किसी को आईब्रोज पे seborrheic dermatitis है या फिर स्कैल्प सोरियासिस से, आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? साइड तो एक ही है।
स्कैल्प सोरियासिस आईब्रोज पे हो सकती है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस भी आईब्रोज पे हो सकती है। दोनों के केस में स्केलिंग कम होती है। तो इट इज समथिंग डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश दीज टू। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, सेबोरिक डर्मेटाइटिस में परमानेंट हेयर लॉस होता है, स्कैल्प सोरियासिस के केस में टेम्पररी हेयर लॉस होता है। ये बात अपने जहन में रखना, ठीक है। तो स्कैल्प सोरियासिस 60% कॉमन, other than elbow, knees, lower back, scalp psoriasis is 60% कॉमन। एंड इसमें एरिथेमेटस प्लेक्स बनते हैं, स्केलिंग कम होती है, जो साइट कॉमनली इन्वॉल्व होती है वो ऑक्सीपिटल साइट होती है। और बेटा वो स्कैल्प के अलावा सिबोरिक साइट्स पे भी स्कैल्प सोरियासिस हो सकती है, और इस वजह से इसको सिबोरिक डर्माटाइटिस से डिस्टिंग्विश करना थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और बेटा इसमें टेम्पररी हेयर लॉस हो सकता है, जहाँ पे ये एरिथेमेटस प्लेक्स है ना, यहाँ पे हेयर लॉस होता है टेम्पररी, फिर हेयर्स रीग्रो करते हैं। ओके। After this scalp psoriasis is beta nail psoriasis. Nail psoriasis में let me show you the nail changes. Can you see this beta? You just follow both the things. Yellowish brown discoloration, okay, it is there. Yellowish brown discoloration is there. Okay, can you see thimble pitting? I hope you are very much intelligent, my boys. Yeah. Can you see thimble pitting? These nice little, these kind of pits in the nail. These are thimble pittings. Onycholysis is separation of nail plate from nail blade, from nail bed. ये ऊपर nail plate है बेटा, ये नीचे nail bed से separate हो रही है, आपको यहाँ से दिख रहा है, ये उखड़ती हुई नजर आ रही है। So this is onycholysis and some सब ungal hyperkeratosis। ये जो nail है ना बेटा, इसके नीचे की जो स्किन है उसको हम सब उंगल स्किन कहते हैं, या सब अंगल स्किन कहते हैं, वॉट एवर यू से। तो उसके नीचे जो बेटा स्किन है उसकी हाइपर केराटोसिस होती है, ठीक है। और आप देख सकते हैं दिस थिंग बेटा, व्हाट इज दिस? पेरी उंगल इन्वॉल्वमेंट, पेरी उंगल, पेरी उंगल involvement, that is involvement around the knee. Yeah. So these are the nail changes you will see. So now you are clear with the scalp psoriasis, nail psoriasis. Okay beta. Yeah. After this generalized concept of plaque psoriasis, they appear on elbow, knees and lower back, and then is on scalp, on nails. Now let me tell you where else can they appear quickly. Yeah. Okay, beta. They appear on the yeah, they appear on the, let me tell you beta, yeah, clefts of the body or grooves in the body. Let me tell you what does it mean. Beta, what happens is, uh, previously I told you plaque psoriasis commonly occurs on extensor surfaces like elbow, knee, okay, lower back, एंड देन आई टोल्ड यू स्कैल्प पे भी हो सकती है सोरियासिस, वो भी उसके बारे में मैंने डिस्कस किया, वो दिखाई भी। नेल पे भी हो सकती है सोरियासिस, जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। क्या आपको पता है सोरियासिस जो है, ये खास करके प्लेक सोरियासिस, वो बॉडी फॉल्ट्स में भी हो सकती है, जो बॉडी में रेसिस हैं, जैसे कि इंटरग्लूटियल रेसिस, जैसे कि एक्सिलरी ग्रूव जो है, ठीक है बेटा, जैसे कि सब मेमोरी स्पेस, द ग्रूव जस्ट यू नो बीनीथ ब्रेस्ट, ओके, सब मेमोरी फोल्ड जो होता है, और इंग्वाइनल रीजन हो गया, ठीक है, ये भी काइंड ऑफ रेसिस है, ये भी काइंड ऑफ ग्रूव है। तो अगर इन साइड्स पे सोरियासिस हो तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, फ्लेक्जुरल सोरियासिस या फिर इनवर्स सोरियासिस, ओके। और इस केस में बेटा क्या बनते हैं, वैसे तो एरिथमेटस प्लेक बनते हैं, क्योंकि प्लेक सोरियासिस का एजेंडा ही यही है कि प्लेक्स बनेंगे। और इस केस में प्लेक के अलावा पैच भी बन सकते हैं विदाउट स्केलिंग, ठीक है बेटा। तो जो एल्बो पे और उसके अलावा नी वगैरह पे जो प्लेक सोरियासिस होती है उसमें मैंने बताया कि स्केलिंग होती है, ठीक है, प्लेक्स के ऊपर स्केलिंग होती है। लेकिन आपने फिर आगे चल के देखा कि जो स्कैल्प थी उस पे स्केलिंग नहीं थी, और उसके अलावा अभी आप देख रहे हैं जो ये फ्लेक्सुरल टाइप है, जो इनवर्स सोरियासिस है, उसमें भी स्केलिंग नहीं है, ठीक है बेटा। ओके, मैं आपको क्विकली ये इनवर्स सोरियासिस दिखा दूं, ठीक है। या
कैन यू सी दिस इनवर्स सोरियासिस बेटा? कैन यू सी? या दिस इज सब मेमोरी फॉल्ट। दिस इज सब मेमोरी फॉल्ट। ये प्लेग भी हो सकता है बेटा, ये प्लेग भी हो सकता है, ये पेच भी हो सकता है, ठीक है, बट दिस इज लुकिंग मोर फ्लैटर, सो इट इज प्रोबेबली अ पेच। जो जैसे मैंने अर्ज किया कि इसमें पेच भी बन सकते हैं, प्लेग भी बन सकते हैं। ओके, सो अच्छा, ये तो हो गया सब मेमोरी। ये देखें बेटा, ये एक्सिलरी फोल्ड के अंदर it is more looking like a plaque. It is looking more like a plaque. Yeah, this one here in the axillary fold. This is plaque, if I'm not wrong. Okay, and can you see scaling anywhere? Any white line? Any white scaling? No, nowhere. Yeah. So plaque psoriasis में भी जरूरी नहीं है कि स्केलिंग हो। प्लेक सोरियासिस में आपने देखा स्कैल्प के केस में हो रही थी, लेकिन लेस कम थी। अच्छा, और इसके अलावा इसमें इनवर्स सोरियासिस में तो बिल्कुल ही स्केलिंग नहीं है, ठीक है। तो ये सब मेमोरी स्पेस में दिखा दिया, एक्सिला में दिखा दिया मैंने आपको। अच्छा, ये देखें आप, या दिस इन द इंग्वाइनल रीजन, कैन यू सी दिस इन द इंग्वाइनल रीजन? दिस इज आल्सो योर इनवर्स सोरियासिस। ओके, या another बेटा साइट वेयर इट कैन अकर इज palms. palms पे भी प्लेक्स बन सकते हैं सोरियासिस के। और if it appears on the palms it becomes a little difficult to distinguish it from eczema, क्योंकि हाथों पे जो एक्जिमा होता है ना बेटा, हाथों का एक्जिमा और सोरियासिस, they become very much similar and it becomes a little difficult to distinguish these two. Okay, so yeah, that's all about the plaque psoriasis. And after the plaque psoriasis is बेटा gutted psoriasis. gutted psoriasis में क्या होता है? अब जाहिर है इसमें प्लेक्स तो नहीं बनेंगे, खास करके ये चिल्ड्रन में होती है और एडोलिसेंट में होती है। और बेटा ये खास करके पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन से मतलब होती है, थ्रोट का इन्फेक्शन और स्ट्रेप्टोकोकाई का ग्रुप है, स्ट्रेप्टोकोकाई खास करके, तो उसके बाद ये होती है। और इस केस में बेटा क्या बनते हैं? देखो, लेयंस ड्रॉपलेट, पानी का ड्रॉपलेट होता है, उसके जैसे छोटे से एरिथमेटस स्केली पैचेस बनते हैं। इसमें प्लेक नहीं बनते बेटा, छोटे छोटे गोल पैच बनते हैं, 1 सेंटीमीटर या उससे भी छोटे। ये स्पॉन्टेनियसली क्लियर हो जाते हैं या टॉपिकल ट्रीटमेंट लगाना पड़ता है ऊपर से? हम ट्रीटमेंट के बारे में प्रॉपरली बात करेंगे एंड ऑफ द लेक्चर। अच्छा, आपको एक मजे की बात बताऊं बेटा, गटेड सोरियासिस हेराल्ड्स द यू नो beginning of plaque psoriasis. In easy words, gutted psoriasis may later develop into plaque psoriasis. Let me quickly show you gutted psoriasis. What did I tell you about gutted psoriasis is the lesion which appears is water droplet जैसा, ठीक है, और वो बेटा प्लेक नहीं होता, पेच होता है छोटा सा। कैन यू सी दिस बेटा? क्या ये पानी के ड्रॉपलेट जितना नहीं है? और ये पेच है ना बेटा, ठीक है, और ये एरिथमेटस भी बहुत ज्यादा है। और या ये देखें आप, ये भी देखें, या इवन ओके, यू कैन सी दिस, दिस इज मच बेटर, या दिस इज मच बेटर। ड्रॉपलेट की साइज का, 1 सेंटीमीटर से छोटा एरिथमेटस स्केली पैच। स्केलिंग इज नॉट विजिबल here, but there is a scaling, my son. You believe me? There is a scaling. If I can find in any of the pictures, yeah, there is a scaling. You have to trust me in this particular case because I can't show you scaling in any of these pictures, but there is, okay, as per your textbook, as per your, yeah. So this is gutted psoriasis, and at number one it was plaque psoriasis, number two it is gutted psoriasis, and after gutted psoriasis is erythrodermic psoriasis. Erythrodermic psoriasis is the condition in which there is complete body erythema. किसी इंडिविजुअल की बॉडी पे completely erythema हो जाए या कुछ इस तरीके से पूरी बॉडी एरिथमेटस हो जाए, तो इसको हम जनरलाइज्ड एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस कहते हैं। बाय द वे, इट इज एन इमरजेंसी, बी केयरफुल। अच्छा, एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस के अलावा एक और आखिरी लास्ट टाइप है बेटा सोरियासिस की, पस्चुलर सोरियासिस, जिसमें क्या होता है? बॉडी पे प्लेक्स नहीं बनते, पैच नहीं बनते, क्या होता है बॉडी पे बेटा? पस्चूल्स बनते हैं, ठीक है। अगर पूरी बॉडी पे हो तो उसको हम जनरलाइज्ड पस्चुलर सोरियासिस कहेंगे, और अगर बॉडी के कुछ बॉडी के सॉरी किसी खास पर्टिकुलर रीजन पे लोकलाइज्ड हो तो उसको हम लोकलाइज्ड सोरियासिस कहेंगे, ठीक है। जो कंप्लीट बॉडी सोरियासिस पस्चुलर सोरियासिस होती है उसको जनरलाइज कहते हैं बेटा, और वो जाहिर है अनकॉमन होती है। यू कैन सी ये पूरी बॉडी पे बेटा सोरियासिस है, पूरी बॉडी पे सोरियासिस है, और ये जनरलाइज्ड सोरियासिस है। पूरी बॉडी पे आप देखें किस तरीके से छोटे छोटे शीट्स हैं बाकायदा,
वेव्स हैं पस्ट्यूल्स की, ठीक है। दिस इज वेरी मच अनस्टेबल कंडीशन, वेरी मच अनकॉमन कंडीशन, एंड दिस कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। ओके, अच्छा, इसके अलावा बेटा लोकलाइज टाइप भी होती है, जैसे पस्ट्यूलर जो पस्ट्यूल्स की फॉर्मेशन है वो जरूर नहीं है कि पूरी बॉडी पे हो, वो पाम्स और सिर्फ सॉल्ट्स पे भी हो सकती है। तो इस तरह की लोकलाइज्ड सोरियासिस जिसमें पस्ट्यूल सिर्फ पाम्स और सोल्स पे बनते हैं, तो उसको हम पस्टुलर सोरियासिस को हम क्या कहते हैं, पाल्मो प्लांटर पस्टुलोसिस कहते हैं। इसका ज्यादातर एसोसिएशन स्मोकिंग के साथ होती है, और बेटा इट रिजॉल्व्स, लेकिन वो बाद में पिगमेंट छोड़ जाता है, कलर छोड़ जाता है अपना, और वो इट हील्स विद स्कैरिंग। इट इज नॉट स्केलिंग, माय मिस्टेक, इट इज स्कैरिंग, स्कैरिंग। ओके, या तो कहने का मकसद ये है बेटा, पूरी बॉडी पे अगर पस्ट्यूल्स बने तो वो जनरलाइज पस्ट्यूलर सोरियासिस, अगर पूरी बॉडी पे ना बने, किसी पर्टिकुलर रीजन में बने, तो वो लोकलाइज्ड पस्ट्यूलर सोरियासिस। जैसे पाम्स और सोल्स पे होने वाली जो पस्ट्यूलर सोरियासिस है उसको हम पाल्मोप्लांटर पस्ट्यूलोसिस कहते हैं, ठीक है। अगर कुछ डिजिट्स पे हो तो उसको हम कहेंगे एक्रोपस्ट्यूलोसिस, ठीक है। पाम और सोल पे हो तो पाल्मोप्लांटर पस्ट्यूलोसिस, कुछ जो डिजिट्स पे हो तो उसे हम कहेंगे बेटा एक्रोपस्ट्यूलोसिस, ठीक है। इसी के साथ बेटा ये दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ बेटा सोरियासिस, एंड विद दिस आई मस्ट मेंशन वन थिंग दैट बेटा, very quickly let me tell you, yeah, do you know beta, if somebody is suffering from psoriasis, then he can develop arthritis as well, yeah, arthritis as well। और मैं आपको बताता चलो बेटा, तकरीबन यहीं पे बता देता हूँ कि तकरीबन बेटा 5 to 10% individual develop arthritis if you are suffering from psoriasis, especially nail psoriasis, you are going to develop arthritis, okay, that is called psoriatic arthritis. Beta, yeah, now I will discuss the investigation part and management part of psoriasis. Beta, investigation part of psoriasis. Okay, if somebody comes to you, a patient comes to you with a lesion on his skin, and you suspect that it can be, psoriasis, then we have some investigation options which you can perform and confirm whether it is psoriasis or not. But still better, let me tell you that these skin, these investigation programs are there to help you out to confirm if it is psoriasis or not. But in real clinical practice, practitioners do not go for these investigation processes. Rather, they do look at the lion and its site, and they just confirm it by looking at the lion, and they say, okay, it is psoriasis, and they do start the treatment, and it goes right in up to 99% of the cases, right? But and obviously, beta, yeah, now you are very much similar to the lions of psoriasis. If even you being an undergraduate, if you can look at the lion and at the side of the lion, you may suspect that okay, it can be psoriasis. If not sure, still you can say okay, it can be psoriasis. But you have to be obedient of your textbook, so you will have to learn these investigation processes. Beta, one is skin biopsy. यहाँ पे भी सोरियासिस का लेयन है स्किन पे, प्लेक है, कुछ भी है, वहाँ से आप स्क्रैप करके सैंपल ले लें, उसकी बायोप्सी परफॉर्म करें। और बायोप्सी पे अगर आपको वो सारी चीज़ें दिख जाएँ जो हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ी थी, जैसे कि हाइपर प्रोलिफरेशन ऑफ केराटिनोसाइट्स, हाइपर केराटोसिस, लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट्स, और क्या पढ़ा था बेटा, कैपिलरी लूप्स का टार्शियस होना, रेटी रिजिस का बहुत ज़्यादा नीचे डीप डाउन जाना, तो अगर ये सारी चीज़ें मिलती हैं बेटा तो इट इज़ सोरियासिस। ओके, अच्छा, इसके अलावा स्क्रीनिंग फॉर इन्फेक्शन इसलिए क्योंकि बेटा आप थ्रोट स्वाब लें और सीरोलॉजी कराएं,
फॉर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन का चांस जो है वो बेटा ताल्लुक होता है गटेड सोरियासिस के साथ, ठीक है। हो सकता है बैक्टीरिया आपको थ्रोट स्वाब में ही मिल जाए, ना मिला तो सीरम में तो मिल ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ड्यू टू एसोसिएशन ऑफ सोरियासिस विथ मेटाबॉलिक सिंड्रोम, you need to look at the comorbidities of patient and cardiovascular disease risk factors, they should be assessed, okay। अच्छा, बहुत सारे जो बेटा सोरियासिस के केसेस हैं वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि ओबेस पीपल होना, ओबेसिटी का होना, हाइपरटेंशन का होना, डायबिटीज़ का होना, तो इन चीज़ों को देखना पड़ता है, ठीक है बेटा। अच्छा, HIV की भी टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि HIV का भी डायरेक्ट कांटेक्ट है सोरियासिस डेवलप करने के साथ, ओके। अच्छा, अब ये इन्वेस्टिगेशन प्रोसेसेस सीखने के बाद बेटा मेन चीज़ जो है वो मैनेजमेंट प्रोग्राम है, कि एक पेशेंट आपके पास सोरियासिस से आता है, आप उसको मैनेज कैसे करेंगे, ओके। या बेटा ये मैं टिपिकल आपको डेविडसन पढ़ा रहा हूँ बेटा, टिपिकल डेविडसन है ये, ओके। सो initial steps, okay, a patient comes to you with psoriasis, confirmed diagnosis. Initial step is obviously to make the accurate diagnosis, determine and establish the severity of the disease, if it is very much severe or it is localized, ओके। और उसके बाद आप तीसरा काम करें, जो ट्रिगर्स हैं उनको ख़त्म कर दें, जैसे स्मोकिंग अगर करता है पेशेंट तो वो बंद करा दें। प्लीज़ बेटा let me know what type of psoriasis was associated with smoking. You want to tell me anywhere, okay, you may comment down, and I used to attach my email and different way of contact. You just let me know the answer, what type of psoriasis was associated with smoking, okay। just remove the trigger, you just remove the, okay। अल्कोहल का भी कुछ टाइप्स के साथ एसोसिएशन होती है बेटा, तो अल्कोहल इंटेक बंद करा दें, और बॉडी का जो बेजल मेटाबॉलिक इंडेक्स होता है उसको सही रखें, क्योंकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एसोसिएशन होता है आपकी सोरियासिस डेवलप करने के साथ, ठीक है बेटा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोमॉर्बिडिटीज़ जैसे डायबिटीज, मेलाइटिस, हाइपरटेंशन वगैरह, पेशेंट को, उसके अटेंडेंट्स को, उनकी फैमिली को एजुकेट करें, सपोर्ट करें इस हवाले से, और साइकोलॉजिकल इनपुट जो है वो अच्छा रखें, क्योंकि एनजाइटी और स्ट्रेस का ताल्लुक होता है सोरियासिस डेवलप करने के साथ, ठीक है बेटा। ये इनिशियल स्टेप लेने के बाद, ये मैं बिल्कुल एक टिपिकल सीरीज़ में जा रहा हूँ, यही सीक्वेंस फॉलो है आपके टेक्स्ट बुक डेविडसन में, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद फिर हम चलते हैं जनरल ट्रीटमेंट अप्रोच पे। जनरल ट्रीटमेंट अप्रोच में सबसे पहली चीज़ ये है कि आप टॉपिकल ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे, जहाँ पे लेजन है उसी स्किन के ऊपर आप एमोलिएंट्स लगाएंगे, ठीक है बेटा। क्या लगाएंगे? एमोलिएंट्स। एमोलिएंट्स का क्या काम होता है बेटा? एमोलिएंट्स का काम ये होता है, असल में बेटा क्या होता है, सोरियासिस के अंदर ना आपका जो स्किन बैरियर है वो लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से अब ऊपर स्किन बैरियर नहीं रहेगा, तो ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस भी होगा, इन्फेक्शन के चांसेस भी हो जाएंगे। तो एमोलिएंट क्या करता है, आपको एक्चुअली स्किन बैरियर का काम करता है ऊपर जब आप लगाते हो तो, ठीक है, और वाटर लॉस भी बच जाता है, इन्फेक्शन से भी आप बच जाते हैं। और टॉपिकली आपको पता है आप और क्या यूज़ कर सकते हैं? विटामिन डी रिसेप्टर एगोनिस्ट। यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाट द हेक दिस विटामिन डी इज डूइंग हियर इन केस ऑफ सोरियासिस. By the way, if you apply this topically, it can cause irritation of the skin, but which is temporary. But still the question is not clear how this vitamin D receptor agonists are going to help you in psoriasis. Still, I will tell you, just look at these formulations which are available. Vitamin D receptor agonist like calcitriol, and tecalcitriol, okay, tecalcitriol. Okay, they are especially calcipotriol is most widely used and can be applied once to twice daily. Now let me tell you how does it work. It increases the differentiation and reduction of proliferation of the keratinocytes, reducing the plaque scales and thickening. तो बेटा सोरियासिस में मसला यही था, सोरियासिस में तो मसला यही था ना बेटा, कि सेल्स बहुत ज़्यादा केराटिनोसाइट प्रोलिफरेट कर रहे थे और वो अनडिफरेंशिएटेड थे, इमेच्योरली ऊपर आ रहे थे, तो इन्होंने डिफरेंशिएशन भी बढ़ा दी और इन्होंने प्रोलिफरेशन को भी कम कर दिया विटामिन डी रिसेप्टर एगोनिस्ट ने, ठीक है। अच्छा, टॉपिकल ट्रीटमेंट में एमोलिएंट्स यूज़ करेंगे आप, साथ में विटामिन डी रिसेप्टर एगोनिस्ट यूज़ करेंगे, और उसके साथ आप स्टेरॉइड प्लस माइनस यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते।
Topical glucocorticoids may be required in management of psoriasis, especially at flexural or facial sites. Okay, लेकिन इन दो के साथ ये लाजमी ऐड करते हैं. इट इज़ प्लस. ओके, इट इज़ नॉट प्लस माइनस, इट इज़ प्लस. डायथ्रानोल एंड कोलतार, इट इज़ वेरी मच इफेक्टिव. इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम ऐसा होता है विटामिन डी रिसेप्टर एगोनिस्ट जैसा. ठीक है. अच्छा, लेकिन इसका मसला ये है बेटा, इट हैज़ करेक्टरिस्टिक odor and can be irritant for 15 to 30 minutes if you are using it high concentration. ठीक है. Yeah, and can cause brown staining of the skin and purple discoloration of light hair. Especially, yeah, sorry, I think I have mixed these two, but let me make you clear. डायथ्रानोल एंड कोलतार, दीज आर टू डिफरेंट कंपाउंड्स बेटा. कोलतार भी आप यूज़ कर सकते हैं सोरियासिस के ट्रीटमेंट में विटामिन डी रिसेप्टर एगोनिस्ट के साथ. लेकिन कोलतार का मसला ये होता है कि कोलतार हैज़ करेक्टरिस्टिक odor एंड कैन बी इरिटेंट. लेकिन जो डायथ्रानोल होती है, इसको आप 15 से 30 मिनट के लिए अप्लाई करते हैं हाई कंसनट्रेशन में. लेकिन इसका मसला ये होता है कि स्किन पे ब्राउन स्टैनिंग हो जाती है और पर्पल डिस्कलरेशन हो जाती है, जो लाइट हेयर्स होते हैं बेटा. ठीक है, जिनमें इतनी पिगमेंटेशन नहीं होती. तो ये दो अलग कंपाउंड हैं, डायथ्रानोल और कोलतार, जो आप विटामिन डी रिसेप्टर एगोनिस्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं. और कोलतार की जो है करेक्टरिस्टिक odor होती है और इरिटेंट होता है अगर आप स्किन पे अप्लाई करते हैं. तो जो डायथ्रानोल है वो आप 15 से 30 मिनट तक अप्लाई करके रखते हैं हाई कंसनट्रेशन में. लेकिन इसका मसला ये है, ब्राउन स्टेनिंग हो जाती है स्किन की और पर्पल डिस्कलरेशन हो जाती है लाइट पिगमेंटेड हेयर्स की. ओके. अच्छा, अगर आप कोलतार और अल्ट्रावायलेट बी थेरापी यूज़ कर रहे हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सोरियासिस, ओनली कोलतार एंड अल्ट्रावायलेट बी फोटोथेरापी, दिस कम्बिनेशन इज कॉल्ड, दिस रेजिमेन इज कॉल्ड गोकरमैन्स रेजिमेन. ठीक है. गोकरमैन वाज अ जेंटलमैन लॉन्ग ईयर्स बैक. He, tried to treat psoriasis with this combination and he was happy because people were responding, and he named it Gockerman's regimen. Okay. Beta, this is topical treatment, and if the topical treatment does not respond, we have got the solution for you, gentlemen. If topical treatment is insufficient, what is this insufficient? Yeah, if topical treatment is insufficient, my son, then we have got another option for you, that is phototherapy. Yeah, PUVA or ultraviolet B therapy. By the way, this PUVA is your let me tell you, porcelain ultraviolet ultraviolet A, PUVA. ओके, पोर्सालिन अल्ट्रावायलेट ए या फिर अल्ट्रावायलेट बी थेरापी. PUVA में अल्ट्रावायलेट ए भी यूज़ कर सकते हो, अल्ट्रावायलेट बी थेरापी भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है. अगर टॉपिकल ट्रीटमेंट अनसफिशेंट हो तो फोटोथेरापी में PUVA या अल्ट्रावायलेट बी यूज़ कर सकते हो. ठीक है. लेकिन फोटोथेरापी यूज़ करने के बावजूद भी डिज़ीज़ बहुत एक्टिव है और बार बार रिकरेंटली रिपीट हो रही है, रिकरेंसेस उसके ज़्यादा हैं और अर्ली हैं. तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, फोटोथेरापी के साथ ऐड करना पड़ेगा सिस्टेमिक रेटिनोइड्स को, जैसे कि एसिट्रेटिन को ऐड करना पड़ेगा विथ अल्ट्रावायलेट बी लाइट और PUVA थेरापी. इट्स गोइंग टू बी एन इफेक्टिव कम्बिनेशन. ठीक है. अगर आप फोटोथेरापी के साथ सिस्टेमिक रेटिनोइड्स यूज़ नहीं करना चाहते तो आप फोटोथेरापी के साथ जो है अल्टरनेटिवली इम्यूनोसप्रेसेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, लाइक मेथोट्रेक्सेट और साइक्लोस्पोरिन. सो इट्स योर चॉइस कि आप जो है फोटोथेरापी का इस्तेमाल करें. सबसे पहले तो फोटोथेरापी इस्तेमाल करेंगे. अगर इसके बावजूद भी जो है पेशेंट अच्छे से रिस्पॉन्ड ना करे तो फोटोथेरापी में आप ऐड कर दें सिस्टेमिक रेटिनोइड्स ऐड कर दें, या फिर आप इम्यूनोसप्रेसेंट्स ऐड कर दें. ठीक है बेटा, इम्यूनोसप्रेसेंट्स ऐड कर दें, जैसे मेथोट्रेक्सेट और साइक्लोस्पोरिन ऐड कर दें. ठीक है. अच्छा, अगर इसके बावजूद भी बेटा पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता तो एज पर यूर टेक्स्ट बुक डेविडसन, if it is difficult and it is treatment resistant disease, still after using this combination, you are using phototherapy, you have added immunosuppressant, it is treatment resistant disease, then you have to add one last
बिग ब्लास्टर विच इज़ फ्यूमेरिक एसिड ईस्टर्स, फ्यूमेरिक एसिड ईस्टर्स, या फिर ये कुछ बायोलॉजिक ड्रग्स हैं, और उसके अलावा एप्रीमिलास्ट, ठीक है, या ये आप यूज़ कर सकते हैं बेटा. दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन. ओके. द एक्टिव कंपोनेंट, the active component in fumaric acid ester is dimethyl fumarate. Dimethyl fumarate, it is the active component in fumaric acid ester. इससे सोरियासिस बेटा रिलीव हो जाती है, और ये लास्ट ऑप्शन है. लेकिन इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट होते हैं, जैसे स्किन पे फ्लशिंग का होना, डायरिया, और हाई डोज पे लिम्फोपीनिया का होना. ठीक है बेटा. दिस इज़ द मैनेजमेंट पार्ट ऑफ यूर सोरियासिस, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर सोरियासिस. Class dismissed.